Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.93 from Euler-Hoyle series. क्वेश्चन नंबर 1.93 है, डायनेमिक्स है। सर्कुलर मोशन की तो डायनेमिक्स नहीं है, पार्ट जो है कि भाई रस्सी इसमें का ये हिस्सा थोड़ा सर्कुलर पार्ट में घूमेगा, बट सिंपल एनएलएम की फ्रिक्शन की प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूँ तो एनएलएम फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम है। बस हाँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम जनरली क्लासेज में नहीं ली जाती, बट हाँ अच्छे अच्छे जगह पर अच्छे बैचेज में पढ़ोगे तो तुम्हें ये ऐसी प्रॉब्लम्स क्लासेज में देखने को मिलती हैं। फिक्स्ड पुली की क्वेश्चंस, रियल सिनेरियो पर बेस्ड क्वेश्चंस है एक तरीके से समझा जाए तो। आइडियल पुली नहीं है, पुली फिक्स्ड है यहाँ पर, ये वाली क्वेश्चन में गिवन है। और रस्सी इस पर फिसल सकती है ना। फ्रिक्शन के बाद में अगर अलाउ करेगा फ्रिक्शन, अगर रिक्वायरमेंट है फिसलने के लिए, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो फिर ये फिसल जाएगा। रस्सी फिसलेगी पुली पर, पुली चलेगी नहीं, घूमेगी नहीं। ये फिक्स्ड पुली है। तो ये फिक्स्ड पुली कह रही है वेटलेस थ्रेड वेटलेस, थ्रेड आइडियल है, पुली फिक्स्ड है, ये पुली घूमेगी नहीं। मासेज M1 एंड M2 जो है वो टाई करे हुए हैं, M1 और M2 इस पर टाई किए हुए हैं दोनों तरफ। अब ये बोला कि देर इज फ्रिक्शन बिटवीन थ्रेड एंड द पुली और थ्रेड के बीच में फ्रिक्शन है। तो मान लो ये M2 भारी है तो ये नीचे खींचना चाहेगा ना, तो ये जैसे खींचना चाहेगा, क्योंकि रस्सी टाइट होगी तो इस पर चिपकी हुई रहेगी, इस पर है ना। इसको दबाएगी रिंग को नीचे की तरफ, तो रिंग को नीचे की तरफ दबाएगी तो इस पर नॉर्मल आएगा तो स्ट्रिंग के अलोंग फ्रिक्शन आ सकता है। अगर ये फ्रिक्शन आ सकता है तो इसको नीचे फिसलने से रोक लेगा। समझ में आ गई बात। लेकिन M1 भी इधर की तरफ लग रहा था, अगर M2 भारी था तो इधर फिसलना चाहेगा तो उसको रोक लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि M2 की कितनी भी वैल्यू को रोक लेगा। M2 बढ़ता जाए, फ्रिक्शन इतना लग ही ना पाए बाद में, लिमिटिंग वैल्यू आने के बाद में, उसके बाद तो फिसलेगा तो फिर ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा। तो उसके लिए कंडीशन दे रखेगी कि इट इज सच दैट द थ्रेड स्टार्ट स्लीपिंग व्हेन द रेशियो ऑफ M2/M1 बिकम्स नीटा नोट। M2 और M1 का रेशियो जब नीटा नोट कुछ एक फिक्स वैल्यू है उस जगह पर पहुंचने के बाद में अब ये फिसलना स्टार्ट करता है, उससे पहले तक नहीं फिसलता। यानी क्रिटिकल कंडीशन है M2/M1 तक इसको जस्ट रुका हुआ माना जा सकता है कि अब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इससे अगले हिस्से पर जब M2/M1 नीटा नोट से थोड़ा सा भी ज़्यादा और हो जाएगा तो अब ये फिसल जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। अगर M2 को ज़्यादा माने तो, अगर M2 को ज़्यादा मान रहे हैं तो M2/M0 एक से बड़ा होगा, और फिर M2/M0 में नीटा नोट एक से बड़ा होगा। तो अब नीटा नोट से जो भी वैल्यू आएगी उससे और थोड़ा सा ज़्यादा होती है फिर फिसलना स्टार्ट कर जाएगा। उसके कंडीशन के केस में कि अब इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए वो पूछा हुआ है। साथ ही साथ अगर जो इसका रेशियो है वो नीटा नोट से ज़्यादा हो गया है तो अभी फिसलेगा तो एक्सेलरेशन आएगी ब्लॉक के पास में, तो वो एक्सेलरेशन कितनी होगी। समझ में आ गई बात, वो पूछा हुआ है। चलिए, हमें जो कंडीशन दे रखी है उसको समझते हैं। टाइम ऑफ स्लीपिंग के जब जस्ट स्लीपिंग की कंडीशन हो रही होगी, जस्ट स्लीपिंग की कंडीशन, उसमें M2/M1 जस्ट नीटा नोट के बराबर हो रहा होगा। लेकिन वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट कर रहे होंगे, एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे होंगे, फ्रिक्शन इनको जस्ट रोकने की कंडीशन में है और ये एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे होंगे, इनकी एक्सेलरेशन नियरली जीरो होगी इस सिचुएशन के ऊपर। समझ में आ गई बात। लेकिन क्योंकि रस्सी में बीच में फ्रिक्शन आ गया है, अब दोनों तरफ फोर्स सेम नहीं रह सकता। मान लो अगर रस्सी यहाँ पर ऐसे बंधी हुई होती, अगर यहाँ पर मैं फोर्स F से खींचूँ तो रस्सी में हर जगह टेंशन F रहेगी, लेकिन मैं बीच में कोई और नया फोर्स F1 लगा दूँ तो यहाँ पर तो F1 प्लस F0 दोनों दो फोर्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फोर्स आ जाएगा F माइनस ये F1। समझ में आ गई बात। तो अगर बीच में ही कोई फोर्स आ जाता है रस्सी के, आइडियल रस्सी में बीच में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगने लग जाए, तब तो दोनों तरफ टेंशन अलग होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर वही भी चीज़ हो रही है कि बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्स्ट्रा लगने लग गया तो रस्सी के दोनों तरफ की टेंशन अब अलग होगी। और जैसा सिनेरियो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये इसको खींच रहा है, साथ साथ फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है, तो इधर तो ज़्यादा फोर्सेज लग रहे हैं और T1 कम होगा, T2 ज़्यादा होगा, जहाँ तक हमें दिख रहा है। समझ में आ रही बात। क्योंकि T1 और फ्रिक्शन मिलकर के इस T2 को संभाल पा रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर लग रहा होगा, क्योंकि M2/M1 जस्ट नीटा नोट क्रिटिकल कंडीशन पर पहुंच चुका है, स्लाइडिंग की कंडीशन पर, और FS मैक्स जो है वो K/N के बराबर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ जस्ट स्लाइडिंग। लिख दो जस्ट स्लाइडिंग, यानी अभी स्लाइड करने वाला जस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब K कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन K/N होगा। लेकिन नॉर्मल क्या लिखें इसके लिए, तो हमने देखा इस रिंग को, इस पुली के ऊपर रस्सी को देखा, रस्सी पर देखें तो हर छोटे एलिमेंट में, क्योंकि रिंग जो है वो सर्कुलर पार्ट में है तो नॉर्मल किधर लगेगा, तो नॉर्मल हर पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन अलग होती है। नॉर्मल होता है रेडियस की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर, तो हर छोटे एलिमेंट पर, हर छोटे DM पर, यानी रस्सी के हर छोटे एलिमेंट पर जो रेडियल डायरेक्शन होगी वो अलग डायरेक्शन में होगी। इस रस्सी को अगर मैं सीधा करके देखूं, इस रस्सी को सीधा करके देखूं तो ये ऐसे बन जाएगी रस्सी। बीच में इतने हिस्से पर मान लो ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पर DN अगर सीधा कर दूंगा तो फिर एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, बट T2 इधर की तरफ लग करके इसको खींच रहा होगा और यहाँ पर लग रहा होगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन, और इधर लग रहा होगा T1, तो T1 प्लस फ्रिक्शन मिलकर के T2 को बैलेंस कर पा रहे होंगे। ये सिनेरियो होगा। अब अगर ऐसा है कि ये नॉर्मल जो लग रहा है उसकी वजह से फ्रिक्शन जो आ रहा है हर जगह टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है रस्सी के अलोंग, तो रस्सी के अलोंग ही आ रहा है, तो वो रस्सी के अलोंग जुड़ेगा टोटल इस T1 और T2 का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए।
तो अगर ये जुड़ेगा तो इसका मुझे एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, ना कि इनका वेक्टर एडिशन। तो ये डी एन का भी वेक्टर एडिशन नहीं करना, हमें इनका एल्जेब्रिक एडिशन करना है सिंपल, कि भाई रेडियली आउटवर्ड लग रहे हैं तो एक ही तरफ लग रहा है, तो इस पर टोटल नॉर्मल कितना लग रहा होगा, और उसकी वजह से आने वाला नॉर्मल इंटू काइनेट उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन अगर टोटल नॉर्मल निकाला है तो हर एक डीएन का मैग्नीट्यूड निकाल करके मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल नॉर्मल कितना है। मैं वेक्टर एडिशन नहीं कर सकता इसका, समझ में आ गई बात। और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सारे नॉर्मल की वजह से आने वाला टेंजेंशियल फ्रिक्शन, और टेंजेंशियल फ्रिक्शन ऐड होता होता ये टोटल फ्रिक्शन ऐसे ऐड होगा इसके लॉन्ग, रस्सी के लॉन्ग, और वो T1 और T2 का डिफरेंस क्रिएट करेगा। इधर का लगने वाला फ्रिक्शन इधर के लगने वाले फ्रिक्शन किसी कंपोनेंट से कैंसिल आउट थोड़ी ना होगा, रस्सी को तो खींचेगा ना, इधर वाला खींचे और खींचेगा, इधर वाला फ्रिक्शन और खींचेगा, इधर वाला और खींचेगा, इधर वाला और खींचेगा, तो वो खींचता ही चला जाएगा। तो टेंजेंशियली ऐड हो रही हैं चीज़ें, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो सारी चीज़ें ऐड होंगी तुम्हारा एल्जेब्रिकली। तो अब मुझे नॉर्मल की भी एल्जेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा, तब जा करके मैं नॉर्मल इंटू फ्रिक्शन करके टोटल फ्रिक्शन निकाल सकता हूँ, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो आने वाला टोटल फ्रिक्शन जो लगेगा। ठीक है, उसके लिए देखो हम बोल सकते हैं कि ये जो T1 होगा, T1 m1g के बराबर हो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो इस m1 पर देखूंगा तो ऊपर T1 नीचे m1g, T1 m1g के बराबर, और T2 तुम्हारा m2g के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, m2 को हमने बड़ा माना तो T2 बड़ा होना ही था, और वैसे भी होना था, क्योंकि T2 इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर और T1 इधर, तो फ्रिक्शन प्लस T1 मिल करके T2 को बैलेंस करेंगे। तो ये तुम्हारा ये कंडीशन है कि T1 m1g के बराबर है और T2 m2g के बराबर है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के निकालने के लिए हम ये करेंगे कि हमें नॉर्मल पता हो पहले, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, मान लेता हूँ यहाँ से एंगल अल्फा पर जाकर के डी अल्फा एंगल का एक छोटा सा आर्क मान लिया मैंने। ये डी अल्फा बहुत स्मॉल एंगल है, तो वर्टिकल के साथ में यानी इसके दो भाग कर देंगे डी अल्फा के, तो डी अल्फा बाई टू, डी अल्फा बाई टू, दो एंगल बन जाएंगे। इस पर ये छोटा सा रस्सी का जो टुकड़ा लिया, इस पर मान लो यहाँ पर टेंशन टी थी, यहाँ पर बढ़ते बढ़ते ये कोई टेंशन टी हो चुकी थी, और छोटा सा एंगल ट्रेवल करने के बाद टेंशन में कुछ चेंज आया, जो टी प्लस डी टी हो गई। तो इस पॉइंट पर इधर तो रस्सी जो खींच रही होगी वो उसको, इस हिस्से को वो टी टेंशन से खींच रही होगी, और यहाँ पर टेंशन का टी प्लस डी टी है, तो इस एलिमेंट को इधर वाली रस्सी टी प्लस डी टी से इधर खींच रही होगी। बट साथ ही साथ क्योंकि ये नॉर्मल भी आएगा इसमें कॉन्टैक्ट की वजह से, तो इधर की तरफ क्योंकि इधर फिसलना चाह रही होगी, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ, तो इधर की तरफ टेंशन प्लस डी एफ फ्रिक्शन, और इधर की तरफ टी प्लस डी टी। मान लो छोटा सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो छोटा सा फ्रिक्शन इस पर डी एफ लगेगा, तो इधर का टी प्लस डी एफ इधर के टी प्लस डी टी के बराबर होगा। और मैं बोल सकता हूँ इस पर ये जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो टी प्लस डी एफ इक्वल टू टी प्लस डी टी होगा, क्योंकि ये चल नहीं रहा और मासलेस एलिमेंट है, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा। तो टी प्लस डी टी अगर डी एफ के बराबर है दोस्तों, टी प्लस डी एफ इक्वल टू टी प्लस डी टी है, तो टी से टी कट जाएगा, यानी कि डी एफ बराबर डी टी। यानी कि जो ये टेंशन में चेंज आएगा ना, ये इसी फ्रिक्शन की वजह से ही आएगा, कि जो जितना फ्रिक्शन लगेगा एलिमेंट पर उतना ही ये टेंशन में डिफरेंस क्रिएट करेगा। समझ में आ गई क्या बात? चलो ठीक है, तो अब हम ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें, तो इस छोटे से एलिमेंट पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, अगर ये डी अल्फा बाई टू है, समझ में आ गई बात, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लो। अगर ये डी अल्फा बाई टू है तो ये भी डी अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये 90 माइनस डी अल्फा बाई टू, ये डी अल्फा बाई टू। तो टेंशन का इधर कंपोनेंट टी कोस डी अल्फा बाई टू, इधर टी साइन डी अल्फा बाई टू, इधर टी प्लस डी टी है, इसका इधर कंपोनेंट टी प्लस डी टी कोस डी अल्फा बाई टू, इधर की तरफ टी प्लस डी टी साइन डी अल्फा बाई टू, और दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं सेंटर की, तो वो रेडियली आउटवर्ड लगने वाले नॉर्मल को बराबर होंगे, क्योंकि जो सेंटर की तरफ जो टेंशन आ रही है उसको बैलेंस कौन करेगा, बाहर की तरफ लगने वाला नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये रस्सी इस पर चिपक रही होगी टेंशन के अंदर के फोर्स की वजह से, तो बाहर की तरफ इसको धक्का दे रही होगी नॉर्मल फोर्स से। तो ये जो जो तुम्हारे फोर्सेज हैं टेंशन का, इधर की तरफ टी साइन अल्फा और टी प्लस डी टी साइन अल्फा, टी साइन डी अल्फा बाई टू, सॉरी ये डी अल्फा बाई टू है, तो टी साइन डी अल्फा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी साइन डी अल्फा बाई टू, ये डी एन के बराबर होंगे। और जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन डी के इंटू डी एन होगा, छोटा सा एलिमेंट पर छोटा सा फ्रिक्शन डी एफ के इंटू डी एन होगा, और डी एन की वैल्यू ये उठाकर रख देंगे यहाँ पर, तो डी एफ बन जाएगा के टाइम्स टी साइन डी अल्फा बाई टू प्लस टी प्लस डी टी साइन डी अल्फा बाई टू। और क्योंकि एंगल अल्फा स्मॉल है, तो साइन डी अल्फा को डी अल्फा बाई टू ही लिख सकता, डी अल्फा लिख सकते हैं, साइन डी अल्फा बाई टू को डी अल्फा बाई टू लिखा जा सकता है, क्योंकि अल्फा स्मॉल है, तो इस वजह से ये एंगल स्मॉल एंगल है, तो इस वजह से इसको ऐसे ही लिख देंगे डी टी, डी एफ को हम डी टी भी लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और डी टी को डी एफ लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम डी एफ अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा डी टी, इसको लिख सकते हैं, ऊपर हमने प्रूव किया इस बात को, तो ये बन जाएगा देखो टी साइन डी अल्फा बाई टू, और यहाँ पर भी एक मल्टीप्लाई होगा टी साइन डी अल्फा बाई टू इंटू के, तो दो बार ऐड हो जाएगा टू के टी साइन डी अल्फा बाई टू, और यहाँ से डी टी साइन डी अल्फा बाई टू इंटू के, तो के टाइम्स साइन डी अल्फा बाई टू डी टी। अब ध्यान से सुनो, साइन डी अल्फा बाई टू को डी अल्फा बाई टू लिख सकते हैं दोनों जगह, तो वो रख दिया डी अल्फा बाई टू डी अल्फा बाई टू। यहाँ पर देखेंगे तो डी अल्फा और डी टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दो डी एक्स और डी वाई जैसे मल्टीप्लाई, दोनों छोटे एलिमेंट होते हैं, मल्टीप्लाई करके और जो ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। अगर मान लो डी अल्फा 10 पावर माइनस 5 में, डी टी 10 पावर माइनस 5 में, तो मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10 और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे ना, छोटे छोटे एलिमेंट दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसको और ज़्यादा नेगलिजिबल बन जाएगा, तो उसको हटा देंगे। यहाँ पर बन जाएगा डी टी इक्वल टू, टू से टू ए कट जाएगा, के टी इंटू डी अल्फा, ये बन जाएगा
डी टी इक्वल टू के टी इंटू डी अल्फा। अब टी के वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ, डी टी अपन में टी इक्वल टू के और डी अल्फा उस तरफ हो जाएगा। के कॉन्स्टेंट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने माना, जो हमने कैलकुलेट करना था। अब हमें पता है कि जब अल्फा की वैल्यू 0 है उस समय टेंशन T1 है, यानी कि हमने इधर से अल्फा लिया था, इधर से अल्फा लिया था, यहाँ पर टेंशन T1 थी। और जब अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी उस समय टेंशन T2 बन जाएगी, और T1 T2 दोनों पता है हमें। तो 0 पर ये T1 है और जब एंगल अल्फा पाई बन जाएगा तो ये T2 बन जाएगा। यहाँ पर रेडियन में तो डिग्री में तो रख नहीं सकते क्योंकि के मल्टीप्लाई में एंगल आ रहा है। अब मल्टीप्लाई में जब एंगल आता है, डिवाइड में जब कैलकुलेशन में जब आता है तो उसको रेडियन में लिखते हैं, है ना, क्योंकि आर्क लेंथ और रेडियस वाला जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो या फिर कैलकुलेशन में यूज लेने वाला जो एंगल डिफाइन होता है वो रेडियन वाला ही होता है। तो 0 से पाई लिमिट लगाएंगे इसमें, 0 से 180 डिग्री, 180 नहीं लिख सकते यहाँ पर, समझ में आ गई बात कि 180 के लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। जब हमें किसी कैलकुलेशन के बीच में एंगल से मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है तो हम रेडियन वाला एंगल ही यूज में लेते हैं, क्योंकि वही थीटा आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस से डिफाइन होता है। तो यही थीटा जो होता है वो यूनिट लेस होता है और ये कैलकुलेशन में काम आता है रेडियस डिस्टेंसेस वगैरह से मल्टीप्लाई होने में, समझ में आ गई बात, इसलिए रेडियन में रखेंगे इसको। तो ये डी टी बाई टी इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा एल एन टी, अपर लिमिट रखेंगे एल एन टी टू माइनस लोअर लिमिट एल एन टी वन, तो एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन, तो एल एन ए माइनस एल एन बी बन जाएगा एल एन ए बाई बी, तो ये बन जाएगा एल एन टी टू बाई टी वन, समझ में आ गई बात। तो एल एन टी टू बाई टी वन बन जाएगा के इंटू पाई। अब हमें अगर टी टू बाई टी वन की एक वैल्यू याद हो, ऊपर हमने निकाला था टी टू एम टू जी के बराबर था और टी वन एम वन जी के बराबर था, जी से जी कट जाएगा एम टू बाई एम वन, और एम टू बाई एम वन नीटा नोट है तो यहाँ पर रख देंगे एल एन नीटा नोट इक्वल टू के इंटू पाई, तो क्या आ जाएगा एल एन नीटा नोट अपॉन में पाई। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो वीडियो को बैक करके जरूर देख लेना। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया हमारा पहला पार्ट कि एल एन नीटा नोट अपॉन में पाई इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा अगर ये नीटा नोट की वैल्यू रेशियो नीटा नोट तक नहीं चल पा रहे हैं तब तक, तो उसके लिए के इतना होना चाहिए। अब अगर मान लो ये एम टू बाई एम वन नीटा से भी बड़ा हो गया, नीटा हो गया, नीटा नोट से बड़ा हो गया, तो ये फिसलेगा तो चलेगा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता ना, अब ये फ्रिक्शन पूरा लग रहा होगा और ये रस्सी फिसलेगी क्योंकि पुली तो फिक्स्ड है, ये तो चलेगी नहीं, तो रस्सी फिसलेगी तो पूरा फ्रिक्शन लगेगा। तो अब हमें पता है कि T2 और T1 टेंशन जो होंगी, ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन होगा तो T2 और T1 अलग अलग होंगे, तो इस पर लगाऊंगा M2G माइनस टेंशन T2 इक्वल टू इसका मास M2 इंटू एक्सेलरेशन W। लेकिन रस्सी की कंस्टेंट ये है कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर जाएगा क्योंकि रस्सी एक ही है। तो M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू W, ये इस पर लग जाएगा, और इस पर लगाऊंगा तो ऊपर जाएगा, तो T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू W। दोनों इक्वेशन लिखी जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ से T2 निकालो, यहाँ से T1 निकालो, निकाल लिया T1 और T2। अब हमें पता है रस्सी में अगर तुम देखोगे तो T1 और T2 का रेशियो किसी भी उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए इतना है, T2 बाई T1 जो है वो e की पावर k इंटू पाई है। ln को उधर भेज देंगे, समझ में आ गई बात, तो ln को उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा e टू द पावर k इंटू पाई। जब फ्रिक्शन को इंक्लूड कर लेंगे तो उसको इंक्लूड करने के बाद में लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद की तो बात है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आने के बाद में कि इतना आता है, समझ में आया। T2 बाई T1 लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करने पर T1 और T2 का रेशियो इस तरीके से बनता है। तो अब के की वैल्यू पता ही है हमें, तो यहाँ पर रख देंगे अपन, ठीक है। T2 बाई T1 इक्वल टू ई टू द पावर k इंटू पाई, और M2G माइनस W, यहाँ पर T1 हमने निकाला, उधर की तरफ ये चला गया M1G प्लस W, और इसमें ये उधर गया, इधर आया तो M2G माइनस W, तो M2G माइनस W M1G प्लस W, T2 और T1 रखते हैं e की पावर k पाई। ठीक है, M2 बाई M1 हमारा नीटा हो गया, G माइनस W अपॉन G प्लस W इक्वल टू e की पावर में के की जगह क्या रख सकते हैं हम, एल एन नीटा नोट बाई पाई। अब ये पाई से ये पाई कट गया, एल एन नीटा नोट। अब क्या करेंगे कि जब e की पावर एल एन एक्स होता है तो ये x और e एक दूसरे से इंटरचेंज किए जा सकते हैं, तो नीटा नोट नीचे आ जाएगा, e ऊपर चला जाएगा, और एल एन ई बन जाएगा 1, तो नीटा नोट एल एन ई ये बन जाएगा 1 एल एन ई, और इधर बन जाएगा नीटा G माइनस डब्ल्यू अपॉन G प्लस W। तो ये नीटा नोट आ गया, नीटा टाइम्स दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और W की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, W की वैल्यू निकल के आ जाएगी नीटा माइनस नीटा नोट अपॉन में नीटा प्लस नीटा नोट इंटू जी। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बट आई होप कि तुम्हें क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए तुम्हें। जो भी समस्या है तो एक बार वीडियो को बैक करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगी, दोबारा समझोगे तो आराम आराम से समझना। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, अपना टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है उस पर जाकर पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।